ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है महिला किसान दिवस पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम महिला किसान भारत की शान में। और अब जिन हरित नायिकाओं को हम यहाँ पर बुलाने जा रहे हैं, उन्हें अगर कुदरत की बेटी कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी। उनके लिए ही तो कहा गया है ना कि फूल उन्हें देखकर खुश होते, डाल डाल मुस्काती है, कुछ फरिश्तों को कुदरत की बोली आती है। वो कुदरत की बोली कैसे बोल रही हैं, कैसे प्रकृति का दर्द समझ रही हैं, आइए जानते हैं उन्हीं के मुख से, उन्हीं की कहानियों के जरिए। बुलाते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के पजाड़ू गांव की लीना शर्मा जी को। बहुत बहुत तालियों के साथ इस मंच पर हम स्वागत करते हैं हिमाचल की पारंपरिक वेशभूषा में इस मंच पर नायिका बनकर उभरी लीना शर्मा जी और महाराष्ट्र से विद्या बाबू राव जी को, जिन्होंने जैविक खेती के मायने बदल कर रख दिए हैं और उसे आत्मनिर्भरता की मिसाल बनाया है। जोरदार तालियां हमारी इन हरित नायिकाओं के लिए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका, विराजिए आप। और पहले तो लीना जी, इतनी खूबसूरत पारंपरिक हिमाचल के इस परिधान में आने के लिए जोरदार तालियां आप पर बजती हैं। केवल आप उद्यमिता की मिसाल नहीं है, बल्कि आप लोग अपने साथ अपनी अपनी संस्कृति को भी समेटे चल रही हैं और पूरे भारत में उसे लेकर जा रही हैं। लीना जी, आपकी कहानी, आपने कुदरत के दर्द को समझा, उसकी भी आपकी एक निजी कहानी है। वो कहानी कैसे शुरू हुई, आइए जानते हैं इस छोटी सी फिल्म के जरिए। खेतों में मेहनत का भारी भरकम काम सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, ये सोच रखने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के एक छोटे से गांव पजाड़ू की लीना शर्मा ने। मेरी माताजी ने धान के खेत में बहुत से रसायनों का छिड़काव भी किया था, लेकिन घास मारने के लिए उन्होंने एक दवाई का प्रयोग किया। उसके तुरंत बाद जब वो मेड़ों से घास काटने के लिए धान के खेत में गए, उनके पैरों से चमड़ी तक निकल गई और वो कई दिनों तक जो है बिस्तर में पड़े रहे। यहीं से शुरुआत हुई एक साहसी कदम की। लीना जी ने अपने आसपास के पर्यावरण को बारीकी से समझा, अपने गुरु श्री सुभाष पालेकर जी से मिली और प्राकृतिक खेती के हर पहलू से जुड़ी जानकारी को अपने प्रयोगों में न सिर्फ इस्तेमाल किया, बल्कि अपने समूह की हर महिला किसान को इसके इस्तेमाल के फायदे भी समझाए। गांव में जाकर के महिलाओं को उनको ये भी बताती हूँ कि जो भी कीटनाशक है हमारी, वो गाय की खट्टी लस्सी जो हम रखते हैं घर में, उसको भी हम खेतों में डाल सकती हैं। जब हमारे फंगीसाइड का रोग लगता है तो उसके लिए उनको बोलती हूँ कि अपने घर में जो है खट्टी लस्सी का भी संचय करें, उसमें तांबे का बर्तन डाल करके उसको तांबर लस्सी बनाएं, ताकि हमारी ज़मीन में जो कॉपर की कमी है वो भी पूरी हो जाए। लीना जी के सतत प्रयासों का नतीजा है कि बहुत से ऐसे दुर्लभ और विलुप्त होते हुए अनाजों के बीजों का संचय और संरक्षण हो पाया है और हिमाचल प्रदेश इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज लीना शर्मा न सिर्फ खुद के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, बल्कि आसपास के किसानों को भी प्राकृतिक खेती के गुर सिखाकर एक नए भारत का निर्माण कर रही हैं। लीना जी, कहानी आपकी एक निजी अनुभव से शुरू हुई थी, लेकिन उस अनुभव में प्रकृति भी जुड़ती चली गई, आसपास का पूरा इलाका भी जुड़ता चला गया और आज अपने गांव के आसपास के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों पर इन्होंने हरियाली की चादर बिछा दी है। बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है आपकी ये कहानी। लीना जी, हमने सफ़र देखा कि आपकी माँ के साथ दिक्कतें शुरू हुई थी, लेकिन कैसे फिर आपने सभी लोगों को जोड़ा इस मुहिम में? इस मुहिम में जोड़ने के लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। मतलब जैसे ही मैंने पद्मश्री सुभाष पालेकर जी से की ट्रेनिंग ली, बचपन से ही मेरे मन में था कि एक बार मेरी माताजी जब धान के खेत में दवाई डाली गई थी, रसायन डाला गया था, तो उनके पैरों की खाल तक निकल गई थी और कई दिनों तक बिस्तर में रहे थे। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इस तरह से तो किसान की डेथ तक हो सकती है। क्यों ना ऐसी दवाइयाँ बने, ऐसे कीट नियंत्रक बने जिससे कि किसानों को कोई फ़ायदा, मतलब किसानों को फ़ायदा हो, मतलब उससे कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए मैंने पालेकर जी से जब ट्रेनिंग ली तो वहाँ पर उन्होंने प्रकृति के बारे में समझाया। मतलब खेतों के लिए हमारे आसपास जो भी जड़ी बूटियाँ होती है, अगर हम उन जड़ी बूटियों को इस खेती में प्रयोग करते हैं तो उससे मानव शरीर को कोई हानि नहीं पहुँचती है
और ना ही हमारे खेत में जो ऐसे कीट हैं जो हमारे लाभदायक कीट है वो भी नहीं मरते हैं। नहीं तो क्या होता है कि खेत में रसायन से ऐसे कीट भी मर जाते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं खेत में, जो कि ऐसे कीट होते हैं जो कि हमारे जो दुश्मन कीट होते हैं उनको खाते हैं, वैसे कीट भी वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। जैसे हमारे छोटे छोटे केंचुए होते हैं और हमारी ज़मीन पर सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सारे नष्ट हो रहे हैं, जिससे कि हमारी ज़मीन सख्त हो रही है। अगर प्राकृतिक खेती से ये सारी चीज़ें अगर वापस आ जाती है तो हमारी मिट्टी को ये भुरभुरा कर रहे हैं, क्योंकि हमने इतने दिनों से प्रैक्टिकल किया है तो इसमें हमारी ज़मीन बिल्कुल स्वस्थ हो गई है। अब लीना जी, एक सवाल बार बार उठता है कि इतनी मांग है तो हमें कीटनाशकों का प्रयोग करना है, रसायन का प्रयोग करना है, क्या आपने कभी इस तरीके के दबाव का सामना किया या आपकी उपज प्राकृतिक खेती की वजह से और प्राकृतिक संसाधनों की वजह से बेहतर होती है? देखिए, ये जो मैंने जब भी गांव में लोगों को ग्रुप में इकट्ठा किया तो पहले ही मेरा उपहास हो गया था। लोगों में ये था कि इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन भगवान ने शायद मेरा साथ दिया। मैंने पालेकर जी का बताया हुआ वो सारा जो खेत में जो भी कीट नियंत्रक प्रयोग करते हैं, जो भी जैविक, जो भी हमारी प्राकृतिक जो खाद बनाई जाती है उसको बनाया, तो मेरे खेत में अच्छे रिजल्ट आए। मैंने अपने खेत को एक मॉडल के रूप में तैयार किया और उसमें अच्छे रिजल्ट आए तो किसानों ने मेरे साथ जुड़ना शुरू कर दिया। लेकिन उससे पहले किसान विरोध करते थे जब तक कि मैंने अपने खेतों में वो रिजल्ट ना उनको दिखाए। जी, करके दिखाया तब लोगों ने माना और इस ज़माने का यही दस्तूर है। विद्या बाबूराव रुद्राक्ष जी आपके पास आते हैं। जब आपने ऑर्गेनिक खेती करने की ठानी, हल्दी की खेती करने की ठानी, उपहास की बात की लीना जी ने, तो क्या बातें आपको भी सुनने को मिली थी? क्या आपने भी किसी किस्म के विरोध का सामना किया था? ये जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी कहानी देखते हैं। अधिकतर किसान जहरीले रासायनिक खाद और दवाओं के छिड़काव के माध्यम से अधिक पैदावार करने की अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं, बिना ये सोचे कि एक दिन इसके बहुत ही बुरे परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन इसी धारा के विपरीत खड़ी हैं एक ऐसी किसान जो कभी रसायनों का सहारा नहीं लेती। उन्होंने प्रकृति की गोद में जैविक खेती के बीज बोए हैं और अपने खेतों में हरियाली का एक नया अध्याय लिखा है। इनका नाम है विद्या बाबूराव रुद्राक्ष। मैं 25 साल की थी तब से मैं ऑर्गेनिक खेती कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि ज़्यादा दाम मिले या ना मिले, लेकिन जो हमारा ऊपर जो खेती के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाए, इसलिए हमने ऑर्गेनिक खेती का जो शुरुआत है वो इसी बेसिस पे की। विद्या जी ने खेती के पारंपरिक तरीकों के साथ साथ आधुनिक तकनीकों को भी अपनाया। उन्होंने ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया और जैविक खादों और कीटनाशकों से अपनी उपज को बेहतर बनाया। जब हमारी क्वालिटी अच्छी हो, हमारे माल की गुणवत्ता अच्छी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई पिछड़ नहीं सकता। विद्या जी के उत्कृष्ट कार्य को पहचान मिली। उन्हें जीजा माता कृषि भूषण पुरस्कार, स्मार्ट फार्म वुमेन अवार्ड और जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विद्या जी ने ये साबित किया है कि महिलाओं को अगर मौका मिले तो वो जहां हैं वहीं से अपने शौर्य और गरिमा की आभा बिखेर सकती हैं। पुरस्कार तक आप जा पहुंचे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे वही है कि जब शुरुआत की थी, जब पहला कदम उठाया था, तो क्या प्रतिक्रिया थी लोगों की? मैं 1993 से खेती कर रही थी। पहले तो रासायनिक खेती की, लेकिन मैंने एक हिसाब किताब का काम कर लिया कि नफ़ा तोटा पे तौर पे मुझे क्या हो रहा है। तो 3-4 साल तक मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो खेती है वो तोटे में जा रही है, उसका नुकसान थोड़ा सा हो रहा है, मेरे खर्च ज़्यादा हो रहा है। मेरे 2 बच्चे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब खेती में डालकर उस खेती से क्या निकलता है वो मुझे मालूम नहीं था। लेकिन हमारी जो खेती है वो मराठवाड़े में है, जहाँ का बारिश का जो प्रमाण है वो बहुत कम है। तो ये सब मुझे देखना चाहिए था कि मेरे जो खेती में जो हो रहा है वो सब बारिश के ऊपर निर्भर है, पर्यावरण के ऊपर निर्भर है, तो खर्चा भी मुझे कैसा करना चाहिए मैंने सोच लिया।
तो 1997 से मैंने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत कर दी यहाँ पे। और हाँ, अब 2024 है, तो मुझे 27-28 साल हो गए इस ऐसी खेती करते हुए। मैंने सिर्फ मेरा खर्चा कम हो इस वाक्य के ऊपर मैंने ये सब खेती को हमारे घर पर तैयार होने वाले निविष्ठा का उपयोग किया। मैं थोड़ी सी मराठी में हूँ, मुझे ज़्यादा हिंदी नहीं स्वागत है। आप तो दिल हिंदी की नहीं भाषा बोल बोल रही पाती, हैं। तो जी, जी, बोलिए। थोड़ी सी दिक्कत है मुझे, तो क्षमा चाहिए। तो मैंने ऐसे ही काम कर लिया। और क्या क्या हम कर सकते हैं, वहाँ 2000 साल में हमारे यहाँ सुभाष पालेकर जी ने मराठवाड़े में हमारे शिविर किए थे, तो उनके शिविर मैंने अटेंड किए थे। उस वक्त कोई महिला वहाँ जाके वहाँ उनको सुनती नहीं थी, लेकिन मैं अकेली महिला वहाँ जाके उनको सुनती थी। और उनको सुनकर फिर मैं खुद सोचती थी कि हमारे यहाँ क्या कर सकते हैं हम। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भी कोई किसान है उसने उधर से देख कर आए और इधर कुछ किया, ऐसा नहीं होता है। हमारा सब जो भारत देश है जगह जगह पर बदल गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारे यहाँ हमारी ज़मीन, हमारा वातावरण, हमारी बारिश, ये सब देखकर हमारे खेतों में क्या करना है चाहिए, खुद सोचना चाहिए। और उस तरह मैंने उन पर विचार किया। ऐसा करते अब आज ऐसा हो गया है कि मुझे पीछे मुड़कर देखने की नौबत नहीं आ रही है। जो मेरे बाप दादा की खेती थी, जो पहले थी, जो रासायनिक खाद शुरुआत करने के पहली जो खेती थी, अब उसका ये मॉडर्न रूप, जो अब रासायनिक नहीं ये डालते, कीटनाशक नहीं डालते, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी क्वालिटी का जो अनाज उसमें उत्पन्न हो रहा है, तो वो बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर बात कही आपने कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और वाकई पीछे मुड़कर आप नहीं देख रही हैं। लेकिन लीला जी थोड़ा सा आपको पीछे मोड़ेंगे, और जब उसकी कमाई आती है हाथ में और बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं जो साझा हकदार होते हैं और साझा आप लोग उस लाभ को उठाते हैं, तो वो जो फीलिंग होती है, जो आप सारे लोगों को साथ में लेकर एक साथ लेकर चल पा रही हैं, वो अनुभव, वो कैसी एक फीलिंग होती है? जो महिलाएं, समूह की महिलाएं हैं, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग दिया। जब लोगों ने गांव में उपहास भी किया था, तो महिलाएं मेरे साथ, मेरा मॉडल देखकर मेरे साथ जुड़ गई थी। और हम महिलाओं ने अपने खेतों में जो अनाज उगाया, प्राकृतिक जो क्वालिटी वाला जो अनाज हमने उगाया, हमने उसमें वैल्यू एडिशन किया। और उसमें हमने, जैसे कि पल्सीज हमारे होती है, तो हमने उड़द की दाल की बड़ियाँ बनाई और उसको मार्केट तक पहुंचाया। और लोग अब हमसे घर में आकर वो सामान ले जाते हैं जो हम प्राकृतिक उगाते हैं, क्योंकि लोग भी अच्छा खाना चाहते हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है। और हम समूह में लेडीज़ें, मतलब समूह में सारी महिलाएं मिल कर के हम कुछ, जैसे ये हमारा गेहूं होता है, गेहूं का सीरा हम बनाती है, और इस तरह से वैल्यू एडिशन करके हम अनाज का अच्छा प्रोडक्ट जो है तैयार करती है, जिससे कि महिलाएं साल भर में लाखों रुपए कमा रही है। जैसे कि हमारा अनारदाना होता है, तो अभी भी हमारा जो अनारदाना वो 700 रुपये किलो के हिसाब से बिका है। और वो अनारदाना 50 किलो के हिसाब से लेडीज़ें निकालती है और उसकी पैकिंग करके बेच रही है, जिससे कि बहुत ही फ़ायदा उनको हो रहा है। जब अर्थ शक्ति बढ़ती है, एक आत्मविश्वास बढ़ता है, वो आत्मविश्वास जो है वो आप अपने आसपास की महिलाओं को दे रही हैं। हम सारी महिलाएं जो है आत्मनिर्भर हो चुकी है, और खुद किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत महिलाओं में नहीं है। तो कुछ और ऐसी ही कहानियां हैं अभी हमारे पास। वो हरित नायिकाएं, हमारी फार्म लेडीज़ यहाँ इस मंच तक तो नहीं पहुँच पाई हैं, पर क्यों ना उनकी कहानियाँ भी देखी जाए। इसी क्रम में मनीषा लाट की कहानी सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। वो पंचकुला से है और उन्होंने जैविक खेती करने के लिए, सतत खेती करने के लिए एक उच्च ओहदा छोड़ा है, कॉरपोरेट जॉब छोड़ दी है। और कई लोगों ने बातें बनाई थी, उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन मनीषा लाट ने उन सारे उपहास को सम्मान में बदल दिया है। आइए देखते हैं मनीषा लाट की कहानी। चंडीगढ़ में पंचकुला की रहने वाली मनीषा लाट गुप्ता
मनीषा एक बेहतरीन नौकरी के साथ काफी अच्छा जीवन जी रही थीं, लेकिन उन्होंने पर्यावरण को बचाने की ठानी और नौकरी छोड़कर पर्माकल्चर यानी सतत खेती को अपनाया। पर्माकल्चर का मतलब है परमानेंट एग्रीकल्चर, मतलब स्थायी खेती। ये स्थायीपन वृक्ष और पेड़ों से आता है। तो पहला माहौल बनाने का ये हमारा स्टेप होता है कि हम इसमें थोड़े से पेड़ लगाएं। और जब बारिश का पानी आता है, अगर आप छोटे छोटे मेंढ बना के इनको रोक लें तो वो बारिश का पानी वहाँ ही स्थिर रहेगा और फिर अगले साल इस माहौल में हम और चीजें डाल सकते हैं, जैसे अब फल के पेड़। इसका अगला स्टेप ये होगा कि आप इसमें अब छोटे पौधे जोड़ें, जैसे सब्जियां हो गई, दालें हो गई, जैसे ऑयल सीड्स हो गए, जैसे सरसों हो गया, तिल हो गया, और कई आपके मसाले हो गए, जैसे धनिया हो गया, पुदीना हो गया। ये जो सारी चीज़ें जो आप अपने कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो 2-3 साल में आप देखेंगे कि ये पूरा एक इकोसिस्टम बन गया। एक वातावरण, ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें आपको भी घूमने में खुशी होएगी और आपके परिवार और बच्चों को भी। लेकिन हमारे समाज में जैसा हमेशा से सबके साथ होता आया है, वैसा ही मनीषा जी के साथ भी हुआ। नौकरी छोड़ने की बात पर इन्हें खूब सारे ताने और ढेर सारी सलाह मिली। इनके खेती करने के फैसले का मजाक बनाया गया। जब हमने इस बंजर जमीन पर ये पर्माकल्चर फार्म बनाना शुरू किया तो हमें कई लोगों ने बोला कि आप लोग क्या कर रहे हो, अपनी सारा वक्त, अपनी सारी छुट्टियां, अपनी सारी मेहनत आप इस जमीन पे लगा रहे हो जिसमें लगता है कि कुछ भी नहीं निकलेगा। पर मुझे एक मिनट के लिए भी ऐसा शक नहीं हुआ कि हमारी मेहनत वेस्ट जाएगी। आज वही लोग जो हमारा मजाक बनाते थे या जो हमें बोलते थे कि आप किस लाइन में पड़ गए, वो ही यहाँ घूमने आते हैं, देखने आते हैं, सीखने आते हैं कि हमने क्या किया और कैसे वो भी अपनी जमीन पे एक ऐसा आशियाना बना सके जो वो अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ पाए। जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन एक व्यक्ति बदलाव के लिए पहल जरूर कर सकता है। वही पहल मनीषा जी ने की है और परिणाम आज आप सबके सामने है। अपमान को सम्मान में बदलने की एक और सुंदर कहानी मनीषा लाड के जरिए। और अब हमारी जो जनता हमारे साथ बैठी है उसमें बहुत सारी हमारी किसान नायिकाएं हैं, हम उन तक पहुंचना चाहेंगे। हम बात कर रहे थे हेमलता जी से। हेमलता जी, ज़रा आपके पास एक बार फिर से हम जाना चाहेंगे। ड्रोन की आपने उड़ाने की बात कही थी, आपके कितने बच्चे हैं? 2। आपको कभी ड्रोन उड़ाते हुए देखा है? उनका क्या रिएक्शन होता है? जी मैम, देखा है, वीडियो भी बनाते हैं कभी कभी, तो यूट्यूब पे डालते रहते हैं मेरे बच्चे। जी, और हमारे साथ हमारे दूरदर्शन परिवार की हमारी डीजी मैम हमारे साथ हैं, महानिदेशक सुश्री कंचन प्रसाद जी। मैम, ये कहानियाँ जब आप देख रही हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि पैर पीछे खींचे जाते थे, बातें बनाई जाती थी और लेकिन हमने सुना नहीं। तो ये जो जज्बा आता है कि नहीं सुनना है, आगे बढ़ते जाना है, ये वाकई ऐसी महिलाओं से आना काबिल तारीफ है जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, जिन्होंने ऐसी कोई प्रशिक्षण या ट्रेनिंग हासिल नहीं की है। ये सारी कहानियाँ हमें प्रेरणा ही नहीं देती हैं, ये सारी कहानियाँ ये हमें ये बताती हैं कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर अगर आप हो जाएं तो आपके लिए असंभव शब्द कुछ भी नहीं है। तो सारी ये महिलाएं जो मैं देख रही हूँ और मेरे इर्द गिर्द बैठी हैं, ये सभी कोई, हर की कहानी अलग है और हर की कहानी प्रेरणा से भरी हुई है। मतलब उससे लगता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में तो शायद कुछ किया ही नहीं। इनकी कहानी जो है वो स्ट्रगल से है, भरी हुई है और आगे चल कर के एक एक कहानी सिर्फ आपके अपने परिवार को संबल नहीं दे रही हैं, पूरे देश को संबल दे रही हैं और जो हमारी कृषि व्यवस्था है उसकी एक रीढ़ की हड्डी साबित हो रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच आकर के। हम खुद भी प्रेरित हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सरकार की जो सोच है वो आपको सिर्फ आगे नहीं ले जा रही है, एक पूरे देश को आगे ले जा रही है, एक पूरे भविष्य को एक नया आकार दे रही है। तो महिलाएं, जैसा कि हम हमेशा ही से जानते हैं रजनी, कि सिर्फ ये नहीं है कि
हम सिर्फ घर परिवार चलाते हैं, हम इस देश के कार्यों को कैसे आगे ले जाते हैं। और हर क्षेत्र में आज ड्रोन दीदी हैं, आज लखपति दीदी हैं, आज हमने इसके पहले सुना कि वो करोड़पति दीदी होने का सपना देख रही हैं। ये सपना देखने का जो सौभाग्य हमारी सरकार जो इनको दे रही हैं, वो अपने आप में कितना गौरव महसूस होता है जब हम सोचते हैं कि हम उस समृद्ध भारत का हिस्सा हैं। और सरकार आपको हर तरीके से कोशिश कर रही है, चाहे वो संसाधन के तौर पे हो, चाहे तकनीकी प्रशिक्षण के तौर पे हो। उन्होंने बताया हमें KVK में आप इतनी सारी चीज़ों का आप महिलाओं को ज्ञान, सिर्फ मैंने कृषि प्रधान देश है हमारा, और इतनी ज़्यादा महिलाओं को आप वो शिक्षित कर रही हैं। कितनी अच्छी बात है। उनके बच्चे हैं जो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और जो आपने फर्श से अर्श तक की बात कही, हर महिलाओं का चेहरा अगर आप देखें तो वो दमक रहा है इस दीप से। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के कि हर महिला एक प्रेरणा है, और हर महिला एक बदलते हुए भारत की तस्वीर है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं ही नहीं, पूरा देश जो है आपके इस कदम पे गौरवान्वित महसूस करेगा। जिस दिन आपकी ये कहानी हमारे DD किसान के थ्रू आप सभी तक पहुंचेगी, जन जन तक पहुंचेगी, मुझे ज़रूर ऐसा विश्वास है कि और भी लोग इससे प्रेरणा लेंगे और हर एक कहानी जो है एक मिसाल बनेगी। बिल्कुल, गौरव की साझा अनुभूति का दिन है जैसा कि हम कह रहे हैं, और ये हम सब की साझा अनुभूति है। और कुछ और हमारी ड्रोन दीदी और हमारी जो किसान दीदी हैं यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, अपना अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहे तो उन तक माइक पहुँचाया जाए। आप कहना चाहेंगे? जी पीछे माइक ले जाइए। जी। ग्राम प्रधान राजपुर से खेल अरिहर से हूँ। किसान के बारे में मतलब एपीओ बनाया है मैंने। कम रेट पे बीज देना, मतलब बीज देना, और किसानों को जागरूक करना। पॉली हाउस में हम अपना ही फसल करते हैं, सब्जी वगैरह बिना खाद के करते हैं। बिना खाद के हाँ। लौकी तोरई जैसे अपने खेत में ही। जी। हाँ, ये अलग एक तरीका है कृषि करने का, जो अपना खाद गोबर गाय खाद डालते हैं, मतलब रासायनिक खाद नहीं। जी, एक और लखपति दीदी हैं हमारे साथ जो यहाँ पर जुड़ गए। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कविता है, मैं गाजियाबाद से हूँ। गांव है छोटा सा शमशेर। जी। मुझे छोटे से बचपन से ही गाय पालने का बहुत शौक़ था। फिर शादी हो गई, ससुराल में गाय नहीं थी। अपनी बहन से रिक्वेस्ट की मुझे एक गाय दे दे, बछिया दे दे। उन्होंने मुझे बछिया दी। ठीक है, चलता रहा। काफ़ी दिन तक बच्चे हो गए, बड़े हो गए। फिर मुझे लगा गांव में बहुत सारी गायें बेकार घूम रही हैं, किसी के पैर कट रहे हैं तार में, किसी के कुछ हो रहा है। फिर एक दिन मैंने ऑनलाइन देखा कि गाय के गोबर से दीपक बन रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। फिर मैंने अपने गांव में समूह जोड़े। समूह से मुझे बहुत सारी महिलाएं जुड़ गई। गाय के गोबर से अब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे दीपक हैं। अब मेरे यहाँ कोई भी गाय बेकार नहीं घूम रही है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो गोबर को सुखाती हैं। कईयों ने अपने यहाँ चक्की लगाई हैं जो गोबर को पीसती हैं। फिर उससे हम गाय के गोबर से दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती, बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अब हमारे गांव में कोई भी गाय बेकार नहीं घूम रही, तार में कटी हुई। तो इनके प्रयासों में प्रकृति की चिंता भी है। अपनी चिंता तो है ही, लेकिन पूरे समाज की चिंता है, प्रकृति की चिंता है, जीव जंतुओं की चिंता है। और इसीलिए ये प्रयास और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सबका प्रयास है, सबका विकास है। तो बहुत बहुत तालियां इनके लिए। और अब कुछ और नायिकाओं की बात कर लेते हैं, हमारी फार्म लेडीज़ की, जो आज नहीं पहुंची हैं। उसी क्रम में ज़रा आपसे कल्पना करना चाहूँगी, एक गुजारिश करना चाहूँगी कि आंखें बंद कीजिए और ज़रा कल्पना कीजिए राजस्थान की, जहाँ मीलों तक फैली रेत है, हरियाली के नाम पर कुछ इक्का दुक्का पेड़ हैं। अगर उस इलाके में एक महिला सेब की खेती करे, अनार की खेती करे, तो वो कहानी क्या कहानी होगी। आइए वो कहानी आपको दिखाते हैं। राजस्थान, जिसका नाम सुनते ही रेगिस्तान की तस्वीर दिमाग में आती है, लेकिन कहते हैं ना कि कड़े परिश्रम के सामने तो बड़ी से बड़ी समस्या को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ
राजस्थान की रहने वाली संतोष खेडाड़ जी के साथ। संतोष खेडाड़ ने अपने हौसले और दृढ़ संकल्प से रेगिस्तान की बंजर भूमि में कश्मीर के लाजवाब सेब, नागपुर के रसीले संतरे और नासिक के मीठे अंगूर पैदा करके एक मिसाल कायम कर दी। 2016 में मुझे एक प्लांट एप्पल का मिला था, इनोवेशन के दौर पे आया था अहमदाबाद से। वो एक ऐसा एप्पल मैंने अपने यहाँ तैयार किया है जो 50 डिग्री टेम्परेचर पर हमारे राजस्थान में हो रहा है। हर तरफ से जो किसान भाई आए, अधिकारी गण आए, उन्होंने यही देखा कि राजस्थान में जून के महीने में एप्पल तैयार कर दिया तो इसके बराबर आपको क्या कहें। उसके बाद मैंने अपने खेत में मौसमी है, नींबू है, अमरूद है, सेब है, चिक्कू है, हर वैरायटी के प्लांट लगाए ताकि मुझे इनकम और ज़्यादा मिल सके। तो आज हमारी वो इनकम थी वो 30 लाख रुपए तक बढ़ गई है। लेकिन सफलता के इस सफर में समस्याओं ने कई बार संतोष जी की परीक्षा ली, लेकिन संतोष जी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। मैंने अपनी भैंस को 20,000 रुपए में बेचा क्योंकि मेरी 40,000 रुपए की भैंस थी। तो ये करके मैंने ट्यूबवेल खुदवाई। मैंने अनार को चुना और अनार को चुनने के बाद मैंने 5 बीघा में अपने अनार का बगीचा लगाया। 2008 में मैंने पेड़ लगाए और 11 में जब इनसे इनकम शुरू हुई तो मुझे 3 लाख रुपए मिले। एक किसान को अगर 3 लाख रुपए मिलते हैं तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बात पर्यावरण संरक्षण की हो, जलवायु परिवर्तन की हो, रासायनिक उर्वरकों के सतत इस्तेमाल से बंजर हो रही हमारी धरती माँ को बचाने की हो या खेती में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की हो, संतोष जी के पास हर मुद्दे के लिए एक खास किस्म की सकारात्मक सोच है। हम जब सुबह उठते हैं तो इन पेड़ों को देखते हैं, हर एक पेड़ के पास जाकर के उनको देखते हैं कि वो आज भूखा है या प्यासा है। तो हमें पेड़ों की परवरिश बच्चों से ज्यादा करनी पड़ती है। संतोष खेडाड़ आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी हैं जहां वो न सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए रोल मॉडल हैं, बल्कि देश के हर उस नौजवान के लिए एक मिसाल हैं जो जीवन में खेती जैसे चुनौतीपूर्ण व्यवसाय में कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिल में संजोए बैठे हैं। मुझे बंजरों में भी फूल खिलाना आता है, मैं बागबान हूँ इस गुलशन की, मुझे बहारों को बुलाना आता है। संतोष जी ने यही साबित किया है और ये महिला किसान लगातार यही साबित कर रही हैं कि कोई चुनौती उनके सामने बड़ी नहीं है। तो चलिए पल्लवी जी, एक बार फिर आपके पास पहुँचते हैं। आपने देखा एक महिला किसान जो आज कृषि वैज्ञानिक के रूप में भी विख्यात हो रही हैं, उन्होंने राजस्थान में इतने फलों की खेती कर डाली है। तो ये सोच देना भी क्या हमारा काम है कि ऐसी महिलाएं और भी ज़्यादा आगे आए? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हमारे कृषि वैज्ञानिकों का बिल्कुल ये काम है कि जहाँ कृषि आज के समय जैसे कि रेगिस्तान है वहाँ पे नहीं संभव है, तो हम जो नई कृषि तकनीक है उनके माध्यम से हम वहाँ भी जो है सफल खेती करवा सके। और ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि वहाँ पर जो कृषक वो तो करते ही हैं और अब महिलाएं भी कर रही हैं। ये बहुत हमारे सौभाग्य की बात है और बहुत अनोखी चीज़ है कि महिला इतनी सशक्त होकर आज के टाइम में इस तरह की खेती कर रही है।